जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी सॉरी, जो हमको बताएंगे भाई फेज 5 में क्या धमाके हुए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट धमाकों का सबसे बड़ा धमाके हो रहे हैं चारों तरफ। एंड ये चीजें तो मैं थोड़ा सा एक लिबर्टी लूंगा अभिषेक तिवारी जी, अगर मेरे से गुस्सा ना हो, कि सर ने भी एंटिसिपेट नहीं करी होंगी। तो यहां पर खड़े हैं आप। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आप वापस आए एंड आपकी इनसाइट सुनने के लिए आई हैव बीन वेटिंग। चलिए, क्या बोलते हैं आप? कहाँ से बात किया जाए? आपका फेवरेट एरिया जम्मू कश्मीर से शुरू करें क्या? सर सबसे पहले वहीं आप से शुरू करना पड़ेगा। पहले तो मतलब आपने और हमने जो पिछली बारी बोला ना सर, हमने बोला 50 से क्रॉस करो, और देखो जम्मू कश्मीर वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, ठहर जाओ फिर। और ये 5 बजे तक है। हाँ, 5 बजे तक, मतलब जेकेएनसी का कैंडिडेट आज, इसलिए देखिए पीडीपी के साथ प्रॉब्लम कहाँ होगी जी या एनसीपी के साथ, क्यों एनसीपी के साथ? क्योंकि इन लोगों ने एक जो मॉडल बनाया था राजे रजवाड़े टाइप का, आप कुछ भी कह लो कि भाई ये सिर्फ परिवार नहीं, सिर्फ परिवारवादी नहीं, आप इनके सर्कल में देखो किस प्रकार से जमीनें आवंटित की गई, और ये सब तो आप जानते हैं। तो कॉमन मैन के पास कभी कुछ था ही नहीं फ्रीडम। उन्होंने एक्चुअली में कभी सोचा ही नहीं कि वो फ्रीडम का हिस्सा है या नहीं। सत्य तो ये है, सिंस शेख अब्दुल्ला ही, जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अन्य हिस्सों से प्रॉपर ढंग से कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाए। उसका कारण आर्टिकल 370 ही था। जी डराया जाना। देखिए क्या होता है कि कहीं मन में एक बार बैठ जाए ना कि वो पार्टी आएगी, हमें कुचल देगी, साफ कर देगी, समाप्त कर देगी, और अचानक से जब वो पार्टी आए और आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलने लगे, रोड भी मिलने लगे, और कहे कि आपकी मर्जी भाई, आपका स्टेट है, वोट करना आपका अधिकार है, क्यों नहीं कर रहे हो? उसे लगता है यार, हमको मतलब मेंटली जिस प्रकार से हमको जेल में डाला गया था, कहने को तो हम आजाद थे, लेकिन हम मेंटली जो है एक परिवार और इन लोगों के फियर फैक्टर की वजह से, अलगाववादियों की वजह से हम जेल में थे। जी ये आदमी आया है जिसको लोग कह रहे हैं दुनिया का तानाशाह है, इसने बताया। और सर कश्मीर तो कश्मीर, वहां पीओके में पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, कुटाई हो रही है। आई थिंक उसकी उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा सर। ये देखिए क्या होता है ना सर, वो तो ऑब्वियस है। मैं हमेशा चुनाव में आप जियो पॉलिटिक्स में क्या कहते हैं उसको पता नहीं, लेकिन इलेक्शन में मैं हमेशा कहता हूँ ये फोटो इफेक्ट होता है। कहीं का प्रभाव कहीं कुछ और होता है, बहुत दूरी नहीं है। और आज जहां वोटिंग हो रही है वो तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। आज जहां पर वोटिंग थी अनंतनाग में, तो बारामूला में, सॉरी, तो वहां तो बिल्कुल भी दूरी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो देख रहे हैं यार सामने वाला लग्जरी कार 17-18-20-20 लाख के, 50-50 लाख की कारों में घूम रहे हैं, और हमारे पास क्या है? हमारे लिए ऑल्टो भी 10 लाख की पड़ रही है। कोई उनके बीच और हमारे बीच कंपैरिजन नहीं है। और अब तो स्थिति यह है कि आज जो वोटिंग ट्रेंड्स है, ये थ्रेट है सभी परिवारवादी पार्टियों के लिए। क्योंकि एक बार जब आदमी टेस्ट कर लेता है फ्रीडम, तो फिर उसको वापस जेल में डालना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है जी। बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो बहुत दिख रहा है कि अब तक जिस मीडिया का एक सेक्शन कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, फलाना ढिमकाना, ये देखो वो देखो, आज एक्चुअली में 370 हटने को लेकर के कश्मीर के आवाम ने, वो किसी को वोट दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां का आवाम जो है उसने ये कहा कि भाई सही हुआ है मेरे लिए, उसने साबित किया। ये इंपॉर्टेंट है सर। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है सर। मेरे को एक्चुअली एक जगह पे थोड़ा सा फोकस था मेरा, जो बारामूला बांदीपुरा वाला एरिया है, बडगाम का एरिया है, जो जहाँ पर है ना थोड़ा सा गड़बड़ होती भी है। और साउथ कश्मीर में जो एरिया है पहलगाम और ये, और जहाँ पर अभी कल परसों में अटैक भी हुआ है वहां पर, उसमें जी थोड़ा मेरे को फोकस था। बट उसके अंदर भी डिसेंट वोटिंग हुई है। बारामूला में थोड़ी कम है, बट वोटिंग स्टिल इज वेरी डिसेंट। एंड आई थिंक पहले तो कभी नहीं होती थी इतनी, कभी देखी नहीं है आई थिंक। 5 बजे तक 54% है सर। जान लेंगे कश्मीर की 27-28% से ऊपर इन लोगों ने लाइफ में नहीं देखा। कभी नहीं देखा अच्छा, सर। सबसे बड़ी ट्रोलिंग क्या हो रही है सोशल मीडिया पर, जी, कि वो वोट दे के कह रहा है सामने वाला विकास के लिए वोट किया। विकास के लिए उंगली दिखा के, हाँ जी। हाँ, उंगली दिखा के। अब हुँ। ये मैसेज कन्वे करता है ना कि विकास के लिए वोट किया है, उन्हें जो मिला, जो 70 साल में नहीं मिला था, वो एक मिथ तोड़ेगा आने वाले समय में, और ये टफ होता जाएगा आने वाले समय में चुनाव में,
किसी भी पार्टी के लिए, XYZ के लिए, क्योंकि वो फिर अब वो बार सेट करेंगे कि हमको ये हम्म। चाहिए, ये चीज, क्योंकि पहले आपको कुछ नहीं मिलता था, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज मिल गया, अब उसके बाद उनको चाहिए होगा पर्यटन, वो आने लगा। अब उससे जब इकोनॉमी जनरेट होने लगेगी, कौन भागेगा सर अलगाववादियों के लिए? 100 रुपए के लिए पत्थर कौन उठाएगा? क्यों जीवन खराब करेगा? मस्त शिकारा खरीदेगा और बोलेगा भाई आओ यहाँ पर, हम देखो बना रहे ना, घुमा देंगे पूरा। एक्चुअली वो एक जो बीजेपी कार्यकर्ता सरपंच जो थे उनकी जो जिनको किलिंग हुई है उनकी, जी, आई थिंक उनका वही मैसेज था, कहते मैं तो 500 रुपए में पत्थर मारता था पहले, अब हाँ, देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसी वजह से हुआ ये, हमको हुई तो भी बोला इसी वजह जाता से। था कि भाई तुम पत्थर मारते हो, अब तो वापस कोई लेगा ही नहीं तुमको, तुमको तो जेल में फेंकेंगे, ये फेंकेंगे। कहता मैं फ्री में घूम रहा हूँ, और जिन लोगों के बारे में मुझे बोलते थे कि ये जेल में फेंकेंगे, इन्होंने मेरे को अडॉप्ट किया है कि तू आ जा इधर, तेरे को हम सीधा बंदा बनाते हैं। अब उसको बेचारे को मार दिया है। वही बट वही, फिर भी देखिए सर उसके उसका बावजूद बोल रहे हैं। जनाजे में कितने लोग गए पता है, देखा आपने? हाँ, वो देखा हाँ। मैंने। आई मीन ये बोलते हैं सर रेजिलियंस लोगों का, एंड हम्म, इसमें इसमें दाद देनी पड़ेगी। सर वो इलेक्शन का एक्चुअली रिजल्ट आज जैसे आपने बोला, जहां मर्जी आए, जो मर्जी आए, जो मर्जी इलेक्ट हो, बट जो एक एक कॉन्फिडेंस सेट करा है विच इज वेरी वेरी गुड, उसके बारे में आई मीन मेरा सलाम है, मेरा नमस्कार है उनको, मेरा उनके रिगार्ड है। सर लेकिन जरा आते हैं अभी जरा बड़ी पॉलिटिक्स वाले स्टेट को, जो बोलते हैं ना छह साइड टारगेट है जिसका, जी। ये है अपना प्यारा प्यारा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर तो फाइट है थोड़ी बहुत, बट छह साइड पॉलिटिक्स हर कोई बोलता है इसके बारे में, आपका क्या ख्याल है सर? आज तो आपके मुंबई को लेकर के गौहर खान वाला भी ट्वीट आया। आप बताइए कि एक तो दूसरे पोलिंग बूथ पे पहुंची, वो भी आधार कार्ड लेकर के, कह रही है कि डेमोक्रेसी। सर ये किस लाला लैंड में जीते हैं? ये सर वास्तव आधार में कार्ड से तो सॉरी, बट आधार कार्ड से तो मैं भी वोट करता हूँ, मेरे पास वोटर नो आईडी नहीं प्रॉब्लम। है, देखिए, लेकिन लेकिन मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, और मैं आधार कार्ड दिखा के वहां जाके वोट करता हूँ, कोई नहीं, नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप आधार कार्ड से, मैं भी वोट करता हूँ, लेकिन आधार हम्म, कार्ड से वोट करने के लिए हम सही बूथ बूथ पर पे तो तो पहुंचे। जाओ। हाँ? आप मान लीजिए उत्तर मुंबई पश्चिम में वोटिंग हो रही है और आप उत्तर पूर्व मुंबई में चले गए, तब क्या होगा सर? वो बोलेगा भाई गलत जगह पे आए हो, यहाँ तो कैंडिडेट भी अलग अलग है, तुम्हारा छोड़ो। सब मुंबई का है, मुंबई साउथ है, मुंबई साउथ सेंटर है, उसके अलावा जी, उत्तर उत्तर मध्य है। ईस्ट है, वेस्ट है, पूरा है। हाँ, अब यहाँ देखिए सर, क्या होता है ना कि हमको क्रोनोलॉजी जो कहते हैं अमित शाह जी, समझिए, हम्म। बीएमसी के जब चुनाव होंगे तब होंगे, लेकिन राज ठाकरे को बुलाना यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम किया। मंच पे। हाँ, हाँ, वो बड़ा काम किया है। और आप इसका रिफ्लेक्शन भी देखेंगे। आई डोंट फाइंड के बाकी और जगह पे, जैसे धूले में, डिंडोरी में, नासिक में, पालघर में हम्म। आज वो फोटोज ट्वीट कर रहे थे वो साधु महात्मा के, कि वोट करने से पहले सोचना। सो महाराष्ट्र में लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट हुई है, पोलिंग कम होना। अब सबके अलग अलग दावे होंगे, सबका अलग अलग स्पेकुलेशन हो सकता है आदि सर, जी। किंतु ये दो चीजें दिखाता है। एक, सामने वाला भी निराश है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, लोग कह रहे हैं हमारे पास तो पर्चियां नहीं पहुंची। आज आदित्य ठाकरे ने एक बात कही है जो मार्क करने वाली बात है, कह रहे हैं कि लोगों तक पर्चियां नहीं पहुंचने देगी। अरे भाई साहब, पर्चियां बीजेपी वाला आपके लोगों तक पहुंचाएगा क्या? वो बीजेपी वाले का काम नहीं है, वो आपके शिवसेना के शिवसैनिकों का काम था। कार्यकर्ता कहाँ है तो आपके? होंगे तब तो सर। देखिए शिवसेना का तो आप भी जानते हैं ना कि एक कारपोरेट की तरह काम करता था, और उसके जी। कार्यकर्ता भी बेनिफिट। तो अब वो कारपोरेट और बेनिफिट तो सिंधे गुट के साथ है। आपके पास तो कुछ है नहीं, तो आपके साथ कैडर क्यों रहेगा? पॉलिटिक्स में अब वो दिन भी लग गए कि कोई जयप्रकाश नारायण टाइप का आएगा और अपने जेब से खर्च करके लोगों और कार्यकर्ताओं को पैसे देगा। वो तो दिन लद गए। वो दिन और था जब अटल बिहारी वाजपेयी को चप्पल के लिए भी किसी और से उधार लेना पड़ा, अगले दिन चप्पल नहीं लिया तो पूछा कि क्या किया, तो बोला कि वो तो पेट में चला गया सर, मेरे 2 दिन से भूखा था। तो वो सब समय तो है नहीं अब तो प्योर पैसे का, पावर का गेम है। इस पावर गेम में ठाकरे ग्रुप बहुत पीछे छूट गया, जिसका असर है कि लोग निकले नहीं, बोले कि क्या मतलब है, क्या फायदा? बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रही है।
तो सो ये क्या एक बीजेपी का वोटर निकला है सर? बीजेपी के तो वोटर निकले हैं। मेरे जान पहचान के जैसे थाने में हम्म। लोग थे, वहां पर मैंने फोन किया, कल्याण में मैंने फोन करा कि क्या सिचुएशन है। तो बोला यार सिर्फ बीजेपी और इसके लोग तो आ रहे हैं, मैं भी आसपास से पूछता हूँ लाइन में खड़े खड़े, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, तो लोग एक ही कर रहे हैं, यार हम तो मोदी को देख रहे हैं, हम तो मोदी को देख रहे हैं। सो ये फैक्टर जो है ना बदल देता है चीजें। ये मेरे को सर एक ही बताओ, पालघर, नासिक, नासिक में तो खैर इतना वो नहीं है, बट पालघर में क्या आपका रीडिंग है सर? पालघर में सर ऐसा है कि संभवतः बहुत क्लोज है। उसका एक कारण ही पालघर का आपको भी पता है कि आइडियली वहां पर जो मिशनरीज का वर्क है वो बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि मिशनरीज का गांव गांव पर कैप्चर, और वो अब बीजेपी को वहां नहीं जाती, क्योंकि केरल सी स्थिति नहीं है जहां पे आपकी आइडेंटिटी को क्राइसिस होता है, वहां आप फ्रंट ढूंढते हो। केरला में इस्लामिस्ट से उनकी आइडेंटिटी को क्राइसिस था, तो बोला गो, केरल के भी बिशप ने बोल दिया गोवा में वोट कर दो। लेकिन गोवा और पालघर के बीच में बहुत बहुत डिस्टेंस नहीं है, जैसा कि बिहार और महाराष्ट्र के बीच का है। किंतु पालघर में बात यह है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स आ जाएगी कंप्लीट, इस प्रकार से सांसद जीतेंगे, तो वहां वो दिखा है एक डिवीजन। पर मोदी फैक्टर, एज आई सेड, कि वहां भी आपको नजर आता है, जो पोलिंग जिस प्रकार से लो हुई है वो भी देखना पड़ेगा कि वहां का क्या रिजल्ट है। वहां पे क्लोज है, पर आई डोंट फाइंड कि नासिक के लिए आपने जो बोला कि क्लोज है, नासिक में आराम नहीं, से नासिक का मेरा सवाल था, नासिक इज वन एक्सट्रीम एंड की भैया वो तो डब्बे में है, मतलब कितना कितना डब्बे में है वो, कितना गैप रहेगा, और पालघर में जहां पर फाइट है, हाँ। मेरा अब वो देखिए, रेफरेंस था सर। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल। देखिए, डेफ़िनेटली ये नासिक तो अपने पास है, और पालघर का जो गैप है, वो थोड़ा, मैंने ये आज अभी तक जो हमारी टीम ने है उसको येलो ज़ोन में रखा है। अब कल और परसों और फीडबैक ले लेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि वो किस जी। तरफ जा रहा है। लेकिन फाइट बहुत क्लोज़ है सर पालघर में। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में क्या बोलते हो सर अभी आप? देखिए, ओवरऑल मेरा अभी भी कहना है कि महाराष्ट्र में एनडीए विल बी समव्हेयर 38, 36 टू 40। हम्म। आप, हाँ, वो एनडीए का नंबर है, वो पिक्चर है। क्योंकि बहुत सारा महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है सर। बहुत ज्यादा। लोग सिंबल को लेके भी कंफ्यूज हैं। अपना हम्म। कोर वोटर कंफ्यूज है। अरे ये घड़ी किसकी है? घड़ी तो अपनी थी। ये फिर सिंबल किसका है? शरद वाला सिंबल कौन सा है फिर? अरे ये तीर धनुष तो शिवसेना का है। हाँ, तो मैं भी तो शिवसैनिक था पूर्व। लेकिन अब उद्धव वाला है, शिंदे वाला है। ये जो एक कंफ्यूजन है, उसका एक और कारण है। सामने वाले का के पास पोलिंग बूथ एजेंट तक नहीं है, तो वो बता नहीं पा रहा है। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो 46% हुआ है, उसमें बहुत जगह पे आप देखेंगे कि हो सकता है उद्धव का वोटर भी जो है ना, वो तीर धनुष पे इसलिए मार आया क्योंकि तीर धनुष को ही मान के चल रहा था वो उद्धव का है। तो ये कंफ्यूजन का लगातार फीडबैक आ रहा है, क्योंकि बीज, और इसी वजह से सारे राजनीतिक विश्लेषक एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी का नंबर कम नहीं हो रहा है। अनदर हम्म। पॉइंट, बीजेपी का वोट शेयर जो अराउंड 28% आदि से रहता है, वो भी बीजेपी का वोट शेयर ड्रॉप नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का सिंबल क्लियर है, उसको पता है कि कमल पे ही देना है, नो प्रॉब्लम। हम्म। तो ये एक डिफरेंस है जिसको अभी हमें 3-4 दिन में और पता करना पड़ेगा। सर अब आते हैं बिहार की तरफ। सर बिहार में बताइए, यू नो, आई मीन वोटिंग परसेंटेज तो बिहार का ठीक ठाक ही है, 52-53%। बिहार में आपको लगता है कि ये जो अभी काम शाम खत्म करके लोग, व्यापारी लोग जो हैं, वो थोड़ा ज्यादा वोट डालेंगे? बट आपको क्या लगता है सर, यहाँ पर ये थोड़े से डिफिकल्ट सीट्स हैं, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारण, कि आपके हिसाब से ये इसमें, क्योंकि बिहार में भी पॉलिटिक काफी चेंज हुई है, नीतीश जी के आए गए, वो उससे भी काफी कंफ्यूजन होता है। सर ये आपको बात सरप्राइज करेगी जो मैं बोल रहा हूँ। सर। नीतीश कुमार 3 बार राजद के साथ, 3 बार बीजेपी के साथ आ चुके हैं अब तक अपने 20-25 साल के कैरियर में। हम्म। पर जो कांस्टेंट है नीतीश कुमार है,
और उससे बड़ा कांस्टेंट ये है, जैसे हम जी का वैल्यू मानते हैं ना 9.8, वैसा कुछ जी। कांस्टेंट है लॉकुस समीकरण का वोटिंग ट्रेंड। ओके। लालू यादव के साथ है तो लालू यादव के साथ, बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के साथ, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और आज इसी वजह से सारण में वो इम्पैक्ट देखा। देखिए सबसे पहले आपको हॉट सीट राजीव प्रताप रूडी वर्सेस लालू प्रसाद यादव की जो डॉटर लड़ रही है रोहिणी आचार्य, सारण सीट के बारे में बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि बात किया जाए। देखिए सारण सीट पर हम जाएं उससे पहले एक फैक्टर हम समझेंगे, चंद्रिका राय और उनकी बिटिया ऐश्वर्या। ऐश्वर्या का विवाह हुआ था लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ। जब वो घर से बाहर निकाली गई थी तो मीडिया के सामने रो के कहा कि राबड़ी देवी ने मुझे घर से बाहर निकाला, नौकरों के सामने मुझे मारती थी, पीटती थी, और तेज प्रताप यादव और मिसा भारती का बहुत अधिक इन्फ्लुएंस था इन सब चीजों में। मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया इन लोगों ने। और वो सबको तस्वीरें याद होंगी कि वो रोती हुए बाहर निकली। अब चंद्रिका राय भी मामूली आदमी नहीं है सर, ऐश्वर्या के ग्रैंडफादर बिहार के सीएम रहे हैं, ठीक है। अब ये समझना कि वही छपरा और सारण लोकसभा है जहां पर उनका भी इन्फ्लुएंस है, और वो खुल के रोहिणी आचार्य के अगेंस्ट में वोट मांग रही थी। पॉइंट नंबर 1, हम्म। इसको समझे। तो कुछ यादव 5, 6, 7% जो भी है, 10% जो भी होता है मार्क, वो सिंपैथाइज करता है चंद्रिका राय के साथ और वो एंटी हुआ है, पहली बात। अब राजपूत वोटर एकदम से, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, वो हर बार की तरह इस बार भी शिफ्ट हुए और राजीव प्रताप रूडी के साथ। लेकिन राजीव प्रताप रूडी को जो एज असली मिली वो नीतीश कुमार के वोटर से। इन लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखा, सिंबल नहीं देखा, नीतीश कुमार का भाजपा के साथ अलायंस देखा और राजीव प्रताप रूडी को वोट किया। हमारी टीम की अभिलाषा, आशुतोष और पारस जी 3 अलग-अलग विधानसभा में, आज मैंने सारण पे सिर्फ घूमने के लिए भेजा था, क्योंकि हाजीपुर को के बारे में मुझे पता था और जहां पर मैं बैठ के बात कर रहा हूं वहां से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो मैं खुद ड्राइव करके चला गया। बोला टीम को स्प्लिट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सारण में पहला जो कह सकते हैं ये मारवन अट्टापट्टू की तरह इनका स्टार्ट हुआ है, जैसा इनकी दीदी का भी हार से शुरुआत हुआ था। ऐसा लग रहा है कि रोहिणी आचार्य ये चुनाव हार गई हैं। रोहिणी आचार्य के लिए बिल्कुल छपरा में कोई स्पेस नहीं बच रहा है। सारण तो इसका में छपरा रिएक्शन क्या आएगा सर? इसका अब रिएक्शन क्या ही आ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप पाटलिपुत्र भी जिताने के लिए आपको कुंवर यादव वोट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, वो तो 7वें चरण में है। पर रोहिणी आचार्य के हार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पहले राबड़ी देवी हारती रही है और राजीव प्रताप रूडी ने ही लालू के कुनबे को वहां से साफ किया है। अब वो आते भी बात। हैं अब आते हैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी। मधुबनी। मधुबनी में अशोक कुमार यादव बीजेपी से खड़े हैं, पॉइंट नंबर 1। और सामने से मोहम्मद अली अशरफ आदमी। खूब पोलराइजेशन हुआ, खूब बहुत पोलराइजेशन हुआ। बहुत। हाँ, उसके बाद अशोक यादव है, ये नहीं भूलना चाहिए, और बीजेपी से है, तो इंपैक्ट तो वो रहता ही है। लेकिन इन सब से जो भारी इंपैक्ट हुआ है, जो हमने सेकंड फेज में डिस्कशन किया था, झंझारपुर से गुलाब चंद यादव, जो कि आरजेडी से 2019 के लोकसभा के कद्दावर नेता थे और कैंडिडेट थे, वो इस बार झंझारपुर से निर्दलीय खड़े होने को विवश कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो सीट गई वीआईपी को, और लालू यादव भी नहीं चाहते थे कि कोई तेजस्वी के आगे भविष्य में इस प्रकार का बड़ा लीडर खड़ा हो सके। गुलाब चंद यादव का कर्मभूमि जो है ना सर, वो मधुबनी है, और उनके कैडर ने जम के अशोक यादव के लिए वोट मांगा। यादव स्प्लिट, मुसलमान ब्लॉक गया, लेकिन बाकी वोटर जो है मधुबनी का वो एनडीए की तरफ गया। यहां पर मार्जिन बढ़ सकता है, कम होने की संभावना कम लग रही है। नहीं है, नहीं है। ओके ओके। मेरे को एक्चुअली सीतामढ़ी, उल्टा उल्टा लग रहा था। हाँ, क्यों? वो होता है ना सर, कभी कभार आप सोच लेते हो, गलत गलत चीज सोच लेते हो। मेरे को ऐसे थोड़ा सा उल्टा की फीलिंग आ रही थी कि यार ये, अब देखिए सर, मैं बोलना नहीं चाहता बट यादव का जो वोट बैंक है इस बारी बहुत, या तो
कई जगहों में तो इतना स्प्लिट हुआ है कि किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कहां जा रहा है। कई जगहों में कंसोलिडेट हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ। नहीं, ठीक है, जो 2-3 कारण हैं। एक अलग अलग चीज हुई है, ये पहले इलेक्शंस में हमने देखा नहीं है। हमने एक या तो पूरी तरह स्प्लिट होते देखा है या पूरी तरह कंसोलिडेट होते देखा। हमने ये जो विभाजन हुआ है यादव वोट बैंक का, वो नहीं देखा कभी। नहीं, उसके 2-3 कारण हैं सर। हम जब पैरामीटर पे जाते हैं ना, तो उसका 2-3 कारण है। ये अगर आपको दिख रहा है कि सिर्फ बिहार में, तो मैं आपको यूपी की भी कुछ सीटें गिनवा देता हूँ। हम्म, हम्म, आने वाले समय में आजमगढ़ में इलेक्शन होने वाला है, है, वहाँ से दिनेश हम्म, निरहुआ लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ हो चुका है, वहाँ की बात करते हैं। बदायूं में तो खड़े थे शिवपाल हम्म, चचा के बेटे। लेकिन कहते हैं ना कि शिवपाल चचा के बेटे को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के ही कुनबे के एक और सो कॉल्ड चचा बेचैन थे। बोला इसको हराना है। तो शिवपाल चचा भी बेचैन थे कि देखो कुछ भी चाहिए, होना चाहिए, उसका लड़का नहीं निकलना चाहिए। और ये जो वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है ना, किसी भी फील्ड में, तो बहुत आपस डेंजरस में है ही ये। पहले, हाँ, वो हम्म, आपस में ही पहले कलेश होगा। और जी, यही कलेश आपको पप्पू यादव वाली सीट पे दिखा, गुलाबचंद यादव वाली सीट पे दिखा, आपको नवादा में जो मैंने कहा था राजभल्लभ यादव वाली सीट पे दिखा, और यही आपको मधुबनी में भी दिख रहा है। तो वी शुडंट बी सरप्राइज। क्यों? इसका एक और कारण है। जी, सारे बड़े यादव, अब तो हल्ला होने लगा ना कि सारे बड़े यादव लालू परिवार के ही हैं क्या? अखिलेश, पूरे यूपी में 5 यादवों को टिकट मिला। ठीक है? वो पांचों यादव अखिलेश यादव के परिवार से, छठे को मिला ही नहीं। 80 लोकसभा सीटें हैं। हो गया। तो यादव आपका बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है। जहां मिल रहा है मौका वो दबा रहा है। अब आप झेलिए। और 15% बिहार में यादव है, यूपी में 10%। अब हम्म, मैं बता रहा हूं कि इस 15% में 5% का ऊपर यादव इस बार स्प्लिट हुआ है। अभी पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव वाले मैटर पे भी आप देखेंगे, रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती हो रहा है, और उनका बेटा अभिमन्यु यादव पिछले 3 साल से पिच तैयार कर रहा था पिताजी के कहने पे। उसे लगा कि संभवतः अगर पिताजी को नहीं मिलेगा तो मेरे लिए मिलेगा, तो मैं फेस बनाना शुरू करूं। अब भैया, बनाना फेस शुरू किया था, पिताजी लड़ रहे हैं, अभिमन्यु भैया का जय जयकार हो रहा है, और मीसा भारती परेशान है। तो ये सारी चीजें भी तो होती है ना लोकसभा में सर। करेक्ट। बाकी बाकी सर चिराग पासवान के बारे में अब जिक्र करने की आवश्यकता है नहीं। हाजीपुर से संभवतः अपने पिता की लेगेसी को मेंटेन ही कर रहे हैं, और जी, अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं। प्रश्न इतना ही है बस हमारे आगे और आपके आगे, क्या चिराग पासवान पिताजी के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? चाचा का वोटिंग मार्जिन क्रॉस करेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। यानी 2 लाख का लास्ट टाइम विनिंग मार्जिन था, इस बार 3 साढ़े 3 लाख होगा। अब ये देखना है कि क्या ये 4 से 5 लाख भी हो सकता है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। ये जबरदस्त बात बोली आपने, सही में। तो सर आइए फिर जरा हम जाते हैं दीदी जी के घर में। वहां पर तो आज तो मैं जैसे आपको शुरू करने से पहले एक जोक सुना रहा था, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि साहब एक बीजेपी का बंदा था, बीजेपी सपोर्टर था, वो जा रहा था वोटिंग करने के लिए। उसने बोला यार आज तो धुनकाई होने वाली है, चल बीवी को बोल दिया उसने जाके थोड़ा सा यार मरम वरम रख ले, ठीक है, मैं जरा तू कराई है मैं भी जरा करे आता हूँ वोट। बीवी को पहले ही भेज दिया था क्योंकि ठीक है लेडीज फर्स्ट हो गया। तो जाते जाते वो बूथ बूथ पे पहुंच गया, कुछ हुआ नहीं उसके साथ। तो बाहर खड़े होके ना अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू हो गया। तो पुलिस वाले ने आके बोला कि भाई क्या हो गया भाई तेरा, क्यों मार रहा है अपने आप को? कह रहा साहब मैं तो मोदी वोटर हूँ, मेरे को अभी तक किसी ने मारा नहीं, तो मैं सोचा थोड़ा फील आएगी, थप्पड़ थप्पड़ मार लेता हूँ फिर जाके वोट करूंगा। तो ये सर ये तो ऑपोजिट एक्शन हो गया है यहाँ पर। देखिए, अपोजिट से भी ज्यादा अपोजिट हुआ है। जोक्स अपार्ट, 2 जगह की खबरें पहले दर्शकों को शेयर करूं। सीट्स के बारे में तो हम बात करेंगे। हुगली वाली सीट पे तो आपने देखा कि कुछ टीएमसी के गुंडे आकर के वोटिंग डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे थे। जो सेंट्रल वालों ने कुटाई करी है सेंट्रल फोर्स भागे की, वहां से फिर। वहां से भागे। उसके बाद इन्होंने ये उलूबरिया में कोशिश की, श्रीरामपुर में कोशिश की। हम्म, अब ये दोनों जगह भी पीटे गए। लेकिन इंटरेस्टिंग आराम बाग में, आराम बाग में 28-30 टीएमसी के कैंडिडेट जो है, वो जो उनका स्टाइल है तलवार वगैरह लेकर के पहुंचे, और महिलाओं को धमकी दी कि अगर वोट देने के लिए बाहर निकली संदेशखाली की तरह उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अचानक ये सब डायलॉगबाजी हो रही थी, वो पूरे जोश में थे। अचानक पीछे मुड़ के देखा तो गांव की सभी महिलाएं जो है, जिससे सब्जी काटते हैं तो हमारी तरफ उसको
तहसील भोजपुरी में मगही में चिलोही बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ लोग ठेका बोलते हैं, ठीक है। वो हाथ में लेकर के, कुछ लोग गंडासा टाइप का बोलते हैं, तो लेके निकली और पूरा घेर लिया। अब उन्हें सामने जब यमराज नजर आए तो उनका तो गिर गया। उसके बाद जो कंबल कुटाई हुई है, उन्हें किसी तरह से बस उठ करके जाने का मौका मिला है। ये मैं बता दूं कि ये प्रतिकार नहीं था। इस बारे में मैं बहुत पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूं और मैं फिर से कह रहा हूं। देखिए, बंगाल की हिंसा को लेकर के आज तक सबने यही कहा, जो बड़े पत्रकार हैं, अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहते हैं, वहां का ये कल्चर है। 2 साल रुक जाइए, जब टीएमसी के साथ ये होगा, अभी तो आपको छिटपुट दिख रहा है, 26 में जब सरकार बदलेगी और जब तब कंबल कुटाई होगी, तब ये लोग कल्चर नहीं कहेंगे, तब कहेंगे डेमोक्रेसी थ्रेट में है। भाई साहब, मोदी ने बर्बाद कर दिया। आज जो बंगाल सोचता है, हिंदुस्तान 20 साल बाद सोचेगा जी। या सोचता है, ऐसा ये कहते थे लेफ्टिस्ट। नहीं, आज बंगाल क्या सोच रहा है? आज बंगाल जिहाद सोच रहा है, लव जिहाद सोच रहा है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि 20 साल बाद पूरे इंडिया में वही होगा? वो होने के लिए आप देखिए, बंगाल में ही प्रतिकार शुरू हो गया। क्योंकि जब आपके आइडेंटिटी के ऊपर क्राइसिस आ जाएगा, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। लोग मुझसे कई बार कहते हैं कि भाई आप जियोपॉलिटिक्स कवर नहीं करते, लेकिन आप इजराइल के बारे में एक बात कहते हैं कि भाई इजराइल क्यों मार लेते हैं। मैंने बोला, इजराइल इसीलिए आज एक बड़ा फोर्स है क्योंकि इजरायली, हर एक इजरायली को पता है कि उनकी आइडेंटिटी को लेकर के क्राइसिस है। ये लोग खा जाएंगे अगर हम तैयार नहीं रहेंगे। सोना जगना 24/7 हमें अपनी उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, तो हमको बनना पड़ेगा, सबल बनना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। ये सर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फेनोमेना है। जी, एब्सोल्युटली। ये मैं और आप भी देखिए, मेरे आगे भी अगर कोई होगा और जब मैं देखूंगा कि सामने मृत्यु है, तो कुछ तो फेंक के मारूंगा ना। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? कुछ तो फोर्स करूंगा ना। तो अब जी, जी। बंगाल में वो हो रहा है कि टीएमसी वाले या तो जिएंगे या हम जिएंगे। तो वो अब शुरू हो गया है बंगाल में। अब आते हैं सीट्स के ऊपर। आई डोंट आज जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं, 73 आरामबाग सर, को टोटल 73%। ज्यादा ही होंगे सर, क्योंकि ये 5 बजे तक के आंकड़े अभी हाँ, दिखाए हैं। जब तो यही जब बोल रहा हूँ मैं, हमारा 73 अगर 5 तक पहुंच गया, ये तो असम का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जाके। हाँ, गारंटी तोड़ेंगे, गारंटी तोड़ेंगे। आरामबाग और बनगांव में तो मैं देख रहा हूं कि कोई बहुत विशेष बीजेपी के लिए परेशानी नहीं है। बैरकपुर में है। बैरकपुर में है। बैरकपुर में रहता भी है, आपको भी पता है, डेमोग्राफी का इशू है और इतना इजी नहीं, लेकिन ये फोटो फिनिश हो सकता है। इसीलिए मैं, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि अभिषेक भैया मैक्सिमम क्या जाएगी, तो मैं कहता हूं मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पकड़िए। बीजेपी का 22 है, मैक्सिमम 25, 27, 32 भी जा सकता है, क्योंकि बहुत जगहों पे फोटो फिनिश होगा। एकदम इस बार हैवी पोलराइज्ड इलेक्शन बंगाल में चल रहा है और इसी वजह से बंगाल में जब पीएम रैली करते हैं तो टोन आप देखिए बदल गया पूरी तरह से। वाह, क्या क्राउड था साहब। आदि सर 2021 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने पोलराइज नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान आ गए थे इधर उधर और उन्हें लग रहा था बीजेपी को मुस्लिम्स वोट करेंगे। ये निद्रा तब टूटी जब आप हारे कि नहीं, हमारा तो वोटर है ही नहीं, हमें तो फालतू में इस पसमंदा वाले पचड़े में फंसा दिया गया। हमें तो मेक श्योर करना है कि भैया एनआरसी पे, सीए पे बात हो। जी। अब जो बात शुरू हो गई कि मुस्लिम रिजर्वेशन, और ये बात बंगाल के हिंदुओं में थी कि ओबीसी में जो आप देखिए एसएचओ के वगैरह के जो रिजल्ट्स आए थे, उसमें हैवी मुस्लिम्स के रिजल्ट्स थे। तो ये जो परेशानी है उसका वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है और उसका उत्तर मिलना शुरू हुआ है। हावड़ा आई डाउट कि बीजेपी जीतेगी, पर नहीं, मुझे तो कोई मतलब कहे तो कि जीतेगी तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे लिए चमत्कार होगा। मैं नहीं मानता चमत्कार कि हो गया। हावड़ा बीजेपी, हाँ नहीं, वो डेमोग्राफी ही साथ में नहीं है, तो कैसे आप जीतेंगे? हुगली सर्टेनली, हुगली जीत सकते हैं, ये श्रीरामपुर। अंतर। हाँ, श्रीरामपुर में आप जीत सकते हैं और उलूबेरिया जो है वो भी जीत सकते हैं लोकसभा। उलूबेरिया में तो बड़ी जबरदस्त वोटिंग हो रही है। वही कारण है कि जो इस बार हैवी पोलराइज हुआ है ना, तो क्या हुआ है कि विधानसभा में वो समय मिल गया था ममता बनर्जी को। बहुत सारे बांग्लादेशी वोटर्स आ गए थे तब तक,
इस बार 2 चीज़ें हुई हैं। सेंट्रल फोर्स 15-20 दिन पहले से डेरा डालना शुरू हो गई थी और वो पूरा बीएसएफ को बोल दिया गया था कि इस बार इधर से उधर हुआ ना, हालत खराब करेंगे। मेक श्योर कि कुछ ना हो। जी। कई जगहों पे मैंने 2021 का जब बाद में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद डेटा देखा था, तो हमारे पास ऑफिशियली था कि 27% मुसलमान है ऑल ओवर बंगाल। तो हम मान के चल रहे थे इसी डेटा के हिसाब से रिफ्लेक्ट होगी चीजें। पर कई विधानसभा में मेरे पास अपडेट आई बाद में कि वहां पर उम्मीद जो, जैसे मान लीजिए कि एक मालदा को लेकर के, मालदा नॉर्थ के बारे में बात करते हैं, कि 47% मुसलमान है। हम्म। अब वो वोटिंग के दिन तक 55-60% हो जाएगा, तब तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा ना कि ये कैसे हुआ। वो इश्यूज थे, लेकिन इस बार वो दिख नहीं रहा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और दूसरी बार जो भद्र लोग थे, जो अपनी आइडेंटिटी को क्राइसिस में नहीं रखे थे, वो उन्होंने बहुत, खास करके हिंदू महिलाओं ने बहुत वोट किया था टीएमसी को। अब वो एकदम कट डाउन टू बीजेपी शिफ्ट हो गए, बोले कि कुछ भी हो जाए अब टीएमसी को वोट नहीं करना। नहीं ये करना। दूसरा मुसीबत है। तो हैवी पोलराइज्ड इलेक्शन है और यहां पर आई डाउट की मतलब टीएमसी के लिए कुछ स्पेस अब बचने जी को है आने जी। वाले दिनों में। मैं एक्चुअली एक टर्म आप जब बात कर रहे थे मेरे दिमाग में एक टर्म आ रहा था, मल्टी डायमेंशनल पोलराइजेशन हुई है यहाँ पर। हाँ, वो पूरा जो मल्टी डायमेंशनल स्प्लिट हुआ है उसका एडवांटेज मिलेगा इनको। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज मेन वीमेन में भी डिफरेंशिएशन आया है काफी। तो संदेश बिल्कुल खाली का देख बिल्कुल। के तो वो आया है। सर झारखंड बात करनी है कि नहीं बात करनी है? क्या बात करेंगे सर झारखंड में? क्या मतलब बात करूं झारखंड की? क्या बात करोगे सर? चतरा, चलो हजारीबाग, मेंशन कर लेते कोडरमा। हैं, दो एग्जैक्टली 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। आई मीन मेरे को पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने ये 3 सीटें क्यों छोड़ी। इसको भी खत्म ही कर सकते थे पहले में, बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बट यहाँ तो स्वाइप स्वीप है सर। हाँ, मैं कालीचरण जी तो इस बार संभवतः अपना मार्जिन भी बढ़ाएंगे। कालीचरण सिंह, मनीष जायसवाल भी जीत रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी भी जीत रही हैं, तो आई डाउट के कुछ है। अ, दिक्कत क्या हुआ ना कि अन्नपूर्णा देवी के अगेंस्ट ये जो भाकपा माले वाला कैंडिडेट दिया, ये अगर ना देते तो संभवतः फाइट थोड़ा बहुत देखने को मिलता, लेकिन वो भी नहीं। आपने देखिए, ये वो टाइम चला गया। देखिए, बिहार का एक फ्रेम था 90s में, जब वो झारखंड यूनाइटेड था, हम्म। माले का राइज हुआ। बिहार में बेगूसराय को कहते भी हैं लेनिनग्राद, और वहां पर खास करके आदिवासियों की बहुलता है, तो वहां पर इन्हें लगा कि एक्सपैंड कर सकते हैं। बट हम्म। मोदी रीजन के आने के साथ क्या हुआ, उनके पास जो एक्सेस सुख सुविधाएं बदली। आप देखिए, नक्सलिज्म की घटनाएं झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों जगह ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हुई। दूसरा, जो बड़े अर्बन नक्सल थे जो जाकर के उनको प्रभावित करते थे, वो तो जेल में बंद हो गए। आधे से ज्यादा तो जेल में बंद है। जी। और जो है उनका वो सर्वेलेंस पे है। तो उनकी ये पत्ती जो कटी हुई है। हाँ, उनकी कटी हुई है। और इस दौरान जो संघ की शाखाएं हैं, वो बहुत स्प्रेड हुई, पहली बात। दूसरी बात, जो झारखंड में चेंज हुआ, वहां पर छोटे छोटे जो हिंदू संगठन है वो पनपने लगे विद इन दिस सोसाइटी टू फाइट विद अगेंस्ट मिशनरीज। ये दो इंपॉर्टेंट टेक है, और इसी वजह से झारखंड में ये हमको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। जी जी सर, आइए फिर एक एक जो मल्टी फेज इलेक्शन है, सबसे आई थिंक सबसे कंफ्यूजिंग इलेक्शन है उड़ीसा का, क्योंकि कई एक 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 इलेक्शन के लिए नवीन बाबूजी और मोदी साहब साथ में खड़े हैं, एक में अगेंस्ट खड़े हैं। तो लोग भी बेचारे कंफ्यूज हो रखे हैं, यार ये क्या हो रहा है। कभी तो साथ में बोलते हैं हम ठीक है कुछ टेंशन नहीं है, कभी बोलते हैं नवीन बाबू को तो डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पता। तो ये तो मैं भी थोड़ा, जब मैंने वो डायलॉग सुना मैं बोला यार ये क्या हुआ। फिर बाद में मैंने सोचा यार ये तो 2 इलेक्शन है भाई, थोड़ा डिफरेंट है। और मोदी जी का इस बार ही थोड़ा फोकस उड़ीसा में ज्यादा है। उड़ीसा बट का आप फोकस ज्यादा है और 60% पोलिंग भी हो गई है। जी। बट जो मुझे लग रहा है कि सुंदरगढ़ एक फाइट में है बीजेडी। हम्म। हम्म। बाकी इस बार का जो दिख रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी चीजों में कुछ है नहीं बात करने को। बारागढ़ भी सर। हाँ, इस बार बाराकाट भी है। मेरी बीजेपी के एक बहुत बिहार के कद्दावर नेता हैं जो इस वक्त वहीं पे है, गुरु प्रकाश पासवान। आप शायद हाँ। संभवतः जानते भी होंगे। हम्म। और पिछले
महीने भर से वो दलितों के बीच, मिशनरीज जो सो कॉल्ड बन गई हैं उनके बीच बहुत अच्छे से कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बाराकोट निकल सकता है। और आज वोटिंग के बाद मैंने कंफर्म करने का प्रयास किया कि क्या सर स्थिति है। उन्होंने बोला कि सर फोटो फिनिश में बीजेपी निकल जाएगी। तो मैं बीजेपी मानता भी नहीं कि निकल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर इसको हम येलो जोन में भी रखते हैं, तब भी ये जो ट्रेंड्स बता रहे हैं कि संभवतः बीजेपी 10-12 के आगे का भी सोच रही है लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में बीजेपी सरकार नहीं बना रही। ये 2 अलग-अलग एलिमेंट है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है कुछ लोगों के लिए और मेरे लिए, हम जैसे लोगों के लिए एक केस स्टडी है कि देखिए कमाल है। आई नो। लोकसभा में somebody is getting almost 60-65% सीट्स और विधानसभा में वो 30-35% पे भी नहीं है। ये क्या एंड चमत्कार है। ये और जरा वोटिंग पैटर्न देखिए। ध्रुव राठी जैसे लोगों को बताइए ना ये, कि भाई अरे सर, भारत का जो वोटर है ना, तुम्हारे जैसे 15 करोड़ लाके खड़ा कर दो, अकेला अकेला कहीं का भी, यूपी, बिहार, बंगाल, कहीं का भी वोटर ले लो आप, वो उससे ज्यादा स्मार्ट है। उसको अब अपनी आप प्रायोरिटी स्मार्टनेस पता का है। अंदाजा लगाइए कि उसने लोकसभा में मोदी के लिए बटन दबाया है। जी। वही नेक्स्ट बटन जब आने पहुंचा तो बोला नहीं नहीं नवीन बाबू के लिए है। हम्म। आई मीन आप सोचिए कि वहां पे अच्छा ये लोग कहते हैं डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। साला तुम्हारे लिए हाँ। बंगाल में डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट नहीं होता। बिहार में आई बूथ थिंक लूटने की आज सारण में कोशिश की गई, एब्सोल्युटली, वो एब्सोल्युटली। वो थ्रेट नहीं होता। और ओडिशा में देखो, जहां कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है, राजद का नाम लेवा नहीं है, एक अच्छी पार्टी है बीजेपी के अगेंस्ट, कितना पीसफुल, कहीं कोई ये बदमाशी नहीं। और विधानसभा लोकसभा में वहां के लोग डेमोक्रेसी का असली पहचान बता रहे हैं। कहां लोकसभा हो में तुम। कोऑर्डिनेशन साथ में बैठते हैं, बीजेपी प्लस बोलते हैं उसको। हाँ बीजेपी प्लस के अंदर आता है वो। हाँ, वो एनडीए बीजेपी प्लस प्लस के के अंदर। अंदर, एनडीए प्लस के अंदर आता है वो। और ये वही फ्रेंडली मोदी फाइट है। जी है, एक तरफ बोलते हैं नवीन बाबू को डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं पता, और ये वही मोदी जी है, नवीन बाबू का हाथ खड़े होके बोलते हैं कि बात ये हमारे साथ हैं। हाँ और लोगों को समझ में आता है। सर ये आप तो बीजेपी वालों को जानते हो, जरा इनको समझाओ कि यार ये एग्जाम्पल लो दुनिया के सामने। नहीं सर, देखिए जानने का फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी वाले 50% इधर अब जो है वो मोदी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं कि लॉन्ग डिपेंडेंट हो। टर्म में ये हानिकारक होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि वेकअप, सेकंड टियर, नहीं, आई थर्ड थिंक टियर ये की लीडर। ये इलेक्शन, आपकी बात एकदम ठीक है, मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगा। ये इलेक्शन इन्होंने सोचा है मोदी के उस पर जीतने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये इन्होंने, लेकिन और मोदी जी का भी नैरेटिव मोदी मोदी ही है। और कोई बचा ही नहीं सकता था सर। जिस प्रकार की क्लोज आज आप देखो यूपी में जो वोटिंग हुई है, लेट्स कम आखिरी जो यूपी का है। जी। सब अलग अलग सीटों की बात करेंगे, लेकिन मैं कैसरगंज के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। करण भूषण सिंह खड़े हैं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम्म। ये भाषण देने के बाद भी डेमोक्रेसी देखिए, मोदी जी वहां पर नहीं गया, योगी जी 2 बार गया। हम्म। और रिजल्ट क्या है पता है सर? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। हाँ। यही एग्जैक्टली रिजल्ट है कि रहेगा। अब हम्म। ये क्यों है? देखिए, सपा से भगत राम मिश्रा खड़े हैं, तो बसपा ने बोला अच्छा ये वाली पॉलिटिक्स कर रहे हो, मैं नरेंद्र मिश्रा को खड़ा करती हूं, अब बताओ। प्लस मेरा वोट माइनस करो तुम अपने अंदर, लास्ट टाइम बहुत ले गए थे हमारा वोट। और ये सारी जो प्रॉब्लमेटिक चीजें, इसका सॉल्यूशन नहीं है यूपी में। आज अब मैं अमेठी के बारे में थोड़ा बात करूंगा समय लेकर के, इजाजत है ना सर? वो जी समय सर। लेगा अमेठी को लेकर के। हम्म। अमेठी में प्रियंका वाड्रा खूब गई लड़ने, खूब चुनाव प्रचार प्रसार किया केएल शर्मा के लिए। स्मृति से पूछा गया कि आप कैसे लड़ेंगे केएल शर्मा से? कहे केएल शर्मा से तो मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तो स्मृति ईरानी से है, मेरी लड़ाई तो प्रियंका वाड्रा से। स्मृति ईरानी जी ने कभी भी प्रियंका गांधी प्रोनाउंस नहीं किया, प्रियंका वाड्रा बोलती हैं। शी मेक श्योर के आप उनको प्रियंका वाड्रा के ही नाम से बुलाएं और जाने। ये गांधी टाइटल का फर्जीवाड़ा बहुत हुआ। हम्म। इस बार अमेठी में मार्जिन जो है स्मृति ईरानी का बढ़ेगा। ये 50-60 हजार वाली जीत नहीं होनी है। इसके 2 कारण है। केएल शर्मा का यह बयान देना चुनाव के बीच में कि अगर मैं जीता तो ये सीट वापस गांधी परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। जनता बोली ले,
इसको जिताने का फायदा भी क्या है? ये तो वैसे भी कह रहा है कि हम बाद में छोड़ देंगे ये सीट, हटा। स्मृति ने विकास किया है। रायबरेली की समस्या अलग है। वहां पे उस सीट को लेकर के अमित शाह ने अपने लिए चैलेंज के रूप में ले लिया। और अमित शाह ने, जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता था, पहली बार उसके घर भी चले गए। दुबे जी। तो हाँ, बिल्कुल। और प्रभाव देखिए सर, अदिति सिंह को भी उस मंच पे लेके आ गए। हालांकि मेरा मानना है कि रायबरेली में मुझे लेश मात का भ्रम नहीं रहता अगर अदिति सिंह चैलेंजर रहती, किंतु फिर भी अभी भी रायबरेली के जो वोटिंग ट्रेंड्स हमारे पास 5 बजे तक के हैं, स्पष्ट बता रहा है कि राहुल गांधी संभवतः ये चुनाव हार रहे हैं सर। गुड बाय हो रहा है उनका। और सर सोचिए सिचुएशन क्या होगी। गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से साफ, राहुल गांधी साफ। इसके बाद एक बात आपके दर्शकों को इंटरेस्टिंग बताऊंगा। मेरा एक बचपन का फेवरेट गाना है सर, वो फिल्म गैम्बलर से है। एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देखा था, ना होगा कोई मेरे जैसा, ऐसा कहा था। याद है ना सर? देवान पटेल का गाया हुआ गाना था। और स्टॉप डेथ गाने का स्टार्ट होता है, जिसमें वो गोविंदा लंबी लंबी फेंकना शुरू करता है। हाँ हाँ। कभी घबरा कर कामली ने आउट किया, जब सचिन को मैंने बोल्ड आउट किया। आउट किया। हाँ, तो अब क्या है कि 3 दिन पहले प्रियंका वाड्रा ने कहा था, एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देखा था तो कहा था कि मैं देश की प्रधानमंत्री बनूंगी। इसीलिए मैं वो उसको कनेक्ट कर रहा हूं, वो मेरा फेवरेट गाना। तो अब आप आदि सर अपने आप को बचपन में लेके जाइए, जब वो इंदिरा जी जीवित रही होंगी, या फिर राजीव जी जीवित रहे होंगे, और ये लोग 10-11 साल के होंगे, और आदि सर वो एस्ट्रोलॉजर होते 80s में। तो क्या कहते प्रियंका वाड्रा का हाथ देखे, यही कहते कि भाई पीएम बनोगी। और क्या कहते, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। गांधी परिवार का ही वारिस को जब बनना है, राहुल का उस वक्त भी संभवतः उस एस्ट्रोलॉजर ने आईक्यू समझ लिया होगा कि भाई ये इसका तो आईक्यू लेवल बनने का है नहीं पीएम। ये तो नहीं बोला होगा ना, आप भविष्य में जाके पप्पू कहलाओगे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब कि वो सेंस कर रही है प्रियंका वाड्रा कि या राहुल गांधी का एक बार टाइम। लेकिन गांधी परिवार की सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपस में कितना भी क्लेश हो जाए, वो शो ऑफ नहीं करते कि परिवार में कुछ हो रहा है। ये मीडिया में भी बाहर नहीं आने देते, ये एक है। लेकिन कलेश तो वो दिख रहा है, उनके सारे क्लोज एड को साइडलाइन किया गया। जी जी जी। कमलनाथ ने तो मध्य प्रदेश में इस बार प्रचार प्रसार नहीं, बोला छोड़ो यार, वैसे भी एमपी में मैं कौन सा तीर मार लूंगा, विधानसभा में नहीं मार पाया 80 सभाओं के बाद। तो उसने प्रयास भी नहीं किया। इसके बावजूद यूट्यूबर गैंग कुछ कह रहा है कि मध्य प्रदेश में 17 सीटें बीजेपी की फंसी हुई है। अबे साले, अभी तो तुम्हारा विधानसभा में सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन खैर, पैसे मिले तो वो काम करना, वो अलग बात है। लेकिन मेरे लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करता हूं जो वास्तविकता में घटनाएं हुई है। सतना सीट को किसी ने फंसाया, वहां से सर गणेश सिंह लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस लॉबी में कोई चैलेंज करने वाला नहीं था वहां पे वोटिंग के दिन। ऐसी वोटिंग हुई है ताबड़तोड़, और वो आदमी कुर्मी समाज से आता है। वहां पर कुर्मी समाज के खुद के 3.5 लाख वोटर हैं सर। तो रखा हुआ है साथ में मोदी जी ने, हैं? आप मतलब ये लोग नरेंद्र मोदी जी को जो जिन्होंने टिकट बांटा ना, एकदम कंप्लीट बेवकूफ समझते हैं। बोले कि अच्छा, इन्होंने तो कोई होमवर्क किया नहीं होगा, बस ऐसे ही किसी को टिकट थमा दिया। तो कुर्मी समाज के जो साथ में जब वो पत्र देने गए थे तो वो साथ में थे ना। हाँ, साथ में थे। ये देखते नहीं है ना लोग सर। अब इनको ना, ये लोग सोचते हैं ये जो इलेक्शन मशीन है ना, इसके पुर्जे ढीले हो गए हैं। इनको ये नहीं समझ में आता ये मशीन जितना चलती है उतनी टाइट होती है। नहीं, इनको एक एक बात ये समझ में आता है ना कि ये लोग जितने, नरेंद्र मोदी जी के सक्सेस का एक और बड़ा कारण है सर, विपक्ष इनको हमेशा से अंडर एस्टिमेट ही करता रहा। हाँ, ये मोदी क्या कर लेगा। आप देखिए कि सर, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, एग्जैक्टली। चाय की दुकान खुलवा देंगे कांग्रेस ऑफिस के बाहर। आप एरोगेंस देखिए ना। अच्छा, उसके बाद 2019 में चुनाव हारे, फिर भी सीखे नहीं। वहां जाकर के पाकिस्तान में बोल बैठे कि हमें हमारी सरकार बनाओ। मोदी ने बोला अच्छा, वो सरकार बनवाएगा, रुको उसका पहले उपाय करता हूं। उसकी ऐसी हवा टाइट की, आज जब वोट करने लोग जा रहे थे तो मैंने एक और बात बिहार में पूछी, तो एक बड़ा इंटेलेक्चुअल लड़का मिला सर। बोला आपको मैं देखता हूं सर, आप मुझे ये बताओ
कि ऐसा क्या मोदी जी ने किया था कि अभिनंदन वाले प्रकरण में पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गया। मैं तो उसी नाम पे वोट करके आ रहा हूं। मेरे लिए वो भी मुद्दा है कि पाकिस्तान मुझे कल को आंख कभी ना दिखा पाए, क्योंकि मोदी दबा के रखता है। अलग अलग मुद्दों पे वोटिंग हो रही है सर। आज रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि जब के परमाणु बम को लेकर के भी मुद्दा बनाया जा रहा है। क्यों ना मुद्दा हाँ, बने सर, क्यों ना बने? लेफ्ट के मैनिफेस्टो में है कि क्वाड को खत्म करेंगे, क्वाड से बाहर रहेंगे, क्वाड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तब तो फिर हो गया ना फिर, और आपका वो अलायंस पार्टनर है। सो ओवरऑल मिशनरी गैंग, सोरस गैंग, यूट्यूबर गैंग है बेचैन। पर सर वोट कहां से लेके आओगे? जी। मुसलमानों का अगर 19% ओवरऑल वोट है तो वो 19% ही रहेगा, उससे इलेक्शन नहीं वो जीत सकते आप। 50% नहीं होगा। हम्म। और प्रॉब्लम वो भी यहां कट है। गया है सर, वो भी कट गया है। बिल्कुल। चलिए बाकी सीटों के बारे में बात करें, लखनऊ के बारे में बात करना है क्या सर? राजनाथ सिंह जी खड़े हैं हमारे और आपके मजाक कर रहे हो सर? इन जलौन चीजों में तो, में। हाँ। इन चीजों के बारे में कुछ बोलना हो तो मजाक है। आई मीन इट्स नहीं, दर्शकों को भी थोड़ा बहुत हाँ, एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए ना हाँ। सीरियस डिस्कशन के दौरान। जलौन में भानु प्रताप वर्मा, मुझे भानु प्रताप। डाउट नहीं है कि मतलब हार रहे हैं। आई जी। बिलीव कि सर पिछली बार 14 में से 13 जीती थी बीजेपी इन सीटों पे। इस बार 14 हो सकता है। वो रायबरेली भी जा सकती है। बहुत 5 बजे के तो ट्रेंड्स यही दिख रहे हैं। यही दिखा क्लोज रहा है अभी। मार्जिन नहीं निकलेगा। हाँ, मुझे तो डाउट नहीं है सर कि रायबरेली निकल गई है राहुल गांधी के हाथ से। खत्म, टाटा, बाय बाय। अमेजिंग साहब, आपका एनालिसिस ऐसा स्पॉट ऑन होता है, मजा आ जाता है। एंड ट्रस्ट मी, जब हमारे ऑडियंस भी देखता है, वो भी बड़ा उतावले से। मैंने सुबह जब अनाउंस करा, मेरे को 4-6 मैसेज ऑलरेडी, सर रात को 10 बजे है ना, बता देना। मैं कहा, हाँ भी 10 बजे आ जाएगा, डोंट वरी। वो हैं हमारे साथ। एंड आपसे फिर ऑब्वियसली 1 तारीख को दोबारा बात होगी, जब फाइनल राउंड, एंड उसके बाद हम लोग एक एग्जिट पोल करेंगे, जहां पर हम सर के दिमाग को कुरेदेंगे अच्छे से, अच्छे से नहीं, जितना जूस निकाल सकते हैं हम निकालेंगे। एंड उस उस दिन दिन, तो आपके पास सारे ग्राफिक्स पहुंचे रहेंगे, सीट बाय सीट विश्लेषण पहले और पीडीएफ उस दिन पहुंचा रहेगा। लाइव शो करेंगे। मैं, मेरा ये ऑडियंस को है कि ट्यूसडे रात को, मंडे रात को, सॉरी संडे रात, पहली दूसरी तारीख विल बी संडे रात को, संडे रात को 10 बजे सर के साथ लाइव। प्लीज अपना टाइम ब्लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि वो होगा एक हाँ, पावर दर्शक पैक। अगर किसी के सीट के लिए स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे तो उस दिन हम ओपन, लोग लाइव मिल लेंगे। हाँ, ओपन ओपन एंडेड। ओपन ओपन है, ओपन है। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आई नो दिस इज द बिजिएस्ट टाइम ऑफ द ईयर, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ बैठते हैं। थैंक यू सो मच। अगली बारी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आदि सर, सभी आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम जी।